नमस्कार, मेरा नाम है आस मोहम्मद कैफ और पश्चिम उत्तर प्रदेश के राजनीतिक विश्लेषण को लेकर के हम आपके बीच आते हैं। कल रात हमने इमरान मसूद पर बात की थी, उसके बाद कुछ आज ट्वीट किए तो बड़ी मिश्रित और प्रतिक्रियाएं मिली। कुछ ट्रोल भी किया लोगों ने और कुछ लोगों का मानना ये है कि हम जो कह रहे हैं वो सही हो सकता है और कुछ लोगों का ये मानना है कि वो गलत हो सकता है, तो इसलिए थोड़ी ट्रोलिंग हुई आज। ट्रोलिंग इसलिए हुई क्योंकि हम पहले स्पष्ट कर दें कि देखिए, मैं हूँ जर्नलिस्ट और मेरा किसी भी राजनीतिक दल से रत्ती भर भी किसी से कोई संबंध नहीं है और ज़रूरी नहीं है कि मैं कोई बात अगर कहूँ तो वो खुश करने के लिए कही जाए। मैं जो बात कह रहा हूँ वो मेरा एक अपना एक्सपीरियंस है, दूसरे लोगों से बातचीत पर आधारित है और हमको जो लग रहा है अपने सिनेरियो से, अपने एक्सपीरियंस से जो लग रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैं जो कह रहा हूँ वो ये है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश की 10 लोकसभा सीटों पर वो 2 लोकसभा सीट तो ऐसी हैं जैसे मेरठ और बिजनौर, और मेरठ और बिजनौर दोनों लोकसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी को मुसलमान वोट नहीं करने जा रहा है। ये बहुत मजबूत बात है। और दूसरी बात यह है कि जो शेष लोकसभा हैं जिनमें सहारनपुर है, वहाँ कांग्रेस का चूंकि प्रत्याशी है गठबंधन का, इंडिया गठबंधन का इमरान मसूद, वो अपनी स्थिति में पहले अब तक के जितने चुनाव उन्होंने लड़े हैं, 2014 का लोकसभा का चुनाव, 2019 का लोकसभा का चुनाव, उसमें वो सबसे बेहतर स्थिति में है। और इसके अलावा पश्चिम उत्तर प्रदेश में कहीं समाजवादी पार्टी अगर फाइट करते दिखती है तो वो 3 मुस्लिम बहुल लोकसभा इलाके हैं, वे हैं मुरादाबाद, रामपुर और संभल। और रामपुर में भी स्थिति थोड़ी सी कठिन हो सकती है अगर वहां पर जैसे आ रहा है चर्चा में कि लालू प्रसाद यादव जी के दामाद और अखिलेश यादव जी के भतीजे अगर वहां चुनाव लड़ने आ जाते हैं, तेज प्रताप यादव, तो उस समय स्थिति जो है थोड़ी सी विकट हो जाएगी और जिशान खान जिनको बसपा ने अपना प्रत्याशी बनाया है उनको थोड़ा बहुत वोट जा सकता है। तो एक असल में एक मूवमेंट यहाँ चल रहा है, एक अंदर खाने एक बात चल रही है कि अखिलेश यादव से बहुत ज़्यादा मुसलमानों में सवाल पूछे जाने लगे हैं, बहुत ज़्यादा नाराज़गी है। अभी एक खबर आई है जो मैंने देखी है जिसमें ये कहा जा रहा है कि यादव कम्युनिटी के लोगों ने, एक संगठन है क्या है, उन्होंने कहा कि अगर अखिलेश यादव इससे ज़्यादा मुसलमानों को टिकट देंगे तो हम जो है भारतीय जनता पार्टी को वोट दे देंगे। तो भाई, मुसलमानों को तो टिकट दे आ रहे हैं वो, भारतीय जनता पार्टी कितने मुसलमानों को टिकट उन्होंने दे दिया है और कहाँ वो भारतीय जनता पार्टी को जो है समर्थन कर देंगे। तो एक प्रकार का वो बार्गेनिंग गेम है, एक प्रकार की प्रेशर पॉलिटिक्स है जिसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कुल मिला के मुसलमानों के मन में अखिलेश यादव को लेकर के इस बार की स्थिति 2022 के विधानसभा चुनाव जो हुए हैं उनसे इतर है, उनसे अलग है, उनसे जुदा है और नाराजगी थोड़ी सी ज्यादा है। ये तो अच्छी बात यह है कि मजलिस के कैंडिडेट नहीं आए, ऑल इंडिया AIM के कैंडिडेट यहाँ नहीं आ रहे हैं, इसलिए वोटों के बंटवारा कम होने की संभावना है। लेकिन इससे एक नुकसान तो होता है कि उदासीनता रहेगी और वोट डालने लोग नहीं जाएंगे। बहरहाल आज पश्चिम उत्तर प्रदेश में हमने सुना था कि हम सिलसिलेवार किसी एक लोकसभा सीट पर बात कर रहे हैं, तो आज हम जिस लोकसभा सीट पर आपके सामने बात कर रहे हैं कि वो ही सबसे ज्यादा चर्चित लोकसभा सीट है, उसी के बारे में सबसे ज्यादा बात हो रही है। पश्चिम उत्तर प्रदेश की सबसे चर्चित लोकसभा सीट इस समय कैराना है, और कैराना इसलिए है क्योंकि आज इकरा हसन ने नामांकन करवा दिया है और उनका जो नामांकन हुआ है उसमें समाजवादी पार्टी के एक प्रोफेसर हैं जो लखनऊ विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं, लेकिन रहने वाले वो थाना भवन विधानसभा के हैं। थाना भवन विधानसभा से समाजवादी पार्टी से चुनाव भी लड़ा था सुधीर पवार, प्रोफेसर सुधीर पवार, अखिलेश यादव जी के कर्मी काफी करीबी वो हैं, वहाँ बैठते हैं अखिलेश यादव जी, उससे बातचीत उनकी होती रहती है, वो साथ में थे। और एक ये भी बात हुई थी कि जब वो इकरा हसन के साथ नामांकन दाखिल कराने जा रहे थे तो उन्होंने एक लाल टोपी पहनी हुई थी जो अखिलेश यादव का पहचान बन चुकी है, आइडेंटिटी बन चुकी है। अखिलेश यादव में कुछ बहुत अच्छी आदतें हैं, एक नेता से अलग हटके एक इंसान के तौर पर उनमें कुछ बहुत अच्छी आदतें हैं, और उनमें से एक अच्छी आदत ये भी है कि अखिलेश यादव जब भी कहीं जाते हैं, चाहे वो किसी मीडिया के कार्यक्रम में जाएं या किसी शादी में जाएं या कहीं भी कहीं जाएं, तो अपनी आइडेंटिटी को अपने साथ रखते हैं और उनकी जो वो आइडेंटिटी है वो उनकी लाल टोपी है, तो लाल टोपी पहनकर वो अपनी आइडेंटिटी को साथ रखते हैं। तो अखिलेश यादव की वही लाल टोपी पहनकर सुधीर पवार आज इकरा हसन के नामांकन में जब उन्होंने अंदर जाने का प्रयत्न किया कि तो वहाँ उनको लाल टोपी उनकी उतरवा ली गई पुलिस ने। हालांकि इस पर थोड़ी बहुत बात भी हुई, क्यों उतरवा ली गई इस पर आप अपना रिएक्शन दीजिएगा। हम बात करें इकरा हसन के चुनाव की, तो देखिए साहब, इकरा हसन का ही चुनाव एक ऐसा चुनाव है जो हॉट टॉपिक्स में है, और पश्चिम उत्तर प्रदेश में सिर्फ इकरा हसन के चुनाव को लेकर ही बातचीत की जा रही है। और ऐसा नहीं है कि समाजवादी पार्टी जो है यहाँ चुनाव नहीं लड़ रही है, ऐसा भी नहीं है कि सरेंडर कर दिया है, लेकिन हाँ कुछ लोकसभा सीट ऐसी हैं जहाँ पर उन्होंने समर्पण जैसा कर दिया है, लेकिन कुछ जगह ऐसे है जो उनका बढ़िया फाइट समाजवादी पार्टी कर रही है। तो कैराना एक ऐसी लोकसभा सीट है जहाँ पर समाजवादी पार्टी जो है वो अच्छा चुनाव लड़ रही है, और वो अच्छा चुनाव लड़ने की कई वजह है। एक तो समीकरण ऐसे बन गए हैं, दूसरा परिस्थितियाँ
कुछ इस प्रकार की हो गई हैं। तीसरा, आकर्षण, कैंडिडेट अच्छा दे दिया है। और चौथा ये है कि वहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं प्रदीप चौधरी, उनके विरुद्ध गुटबाजी बहुत अधिक है। देखिए, कैराना जो लोकसभा सीट है वो एक्चुअली लोकदल के लिए काफ़ी मुफीद मानी जाती है, और लोकदल के कई बार वहाँ सांसद भी रहे हैं, विधायक तो रहते ही आए हैं। शफकत जंग जीते, आमिर आलम वहाँ जीते, और लोकदल से ही एक बार जो है तबस्सुम हसन जीती थी। लोकदल से ही इकरा हसन के जो फादर हैं मुनव्वर हसन, वो एक बार विधायक भी रहे थे। तो कैराना जो है वो लोकदल को सूट करती है, इसमें कोई संदेह किसी प्रकार का है नहीं। जाट और मुसलमान कॉम्बिनेशन की बड़ी तारीफ होती है, बड़ी अच्छे रिजल्ट आते हैं। और इस बार जो इकरा हसन को सबसे ज़्यादा चोट लगी है, जिस सीट को निश्चित माना जा रहा था कि इकरा हसन उस सीट को लगभग 1 लाख वोटों से जीत लेंगी, वो लोकदल जो है वो उनके गठबंधन के बाहर होने के बाद, एनडीए में जाने के बाद सबसे ज़्यादा इकरा हसन को ही नुकसान पहुंचा है। एक लड़की जो 26 साल की उम्र में लगभग सदन में, लोकसभा में पहुंचती हुई दिखाई दे रही थी, लगभग तय माना जा रहा था। और लोग मजाक में उसको कहते भी थे कि आप तो पीए संगमा की बेटी अगाथा संगमा का रिकॉर्ड तोड़ देंगी, सबसे कम उम्र में संसद में जाने वाली किसी युवती का। तो वो काफ़ी कठिन हो गया है। यानी जो चीज़ आसान थी वो कठिन हो गई है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अभी उनका चुनाव हुआ, चुनाव से बाहर हो गई या चुनाव हार गई है, लेकिन कठिन है। और कितनी कठिनाई इसमें है ये मैं आपको बता दूं कि एक तो ये है कि 2 लाख वोट यहाँ जाट पड़ती हैं, और प्रत्याशी हैं प्रदीप चौधरी, गुर्जर हैं। तो लोकदल से चलते, गठबंधन के चलते जो है इस बात की बहुत संभावना है कि प्रदीप चौधरी को उसका फायदा पहुंचेगा। तो जो इकरा को पड़ रही थी वोट, वो प्रदीप चौधरी को पहुंचेगी। 100% जाट जाएगा, इसकी संभावना नहीं है। इसकी संभावना इसलिए नहीं है क्योंकि इकरा हसन जो है वो पुरानी कुछ चीज़ें हैं। इकरा हसन के पिता के साथ एक तितावी के एक नेता थे, सुरेंद्र तितावी, और वो इकरा हसन के पिता के दोस्त थे, और वो जाट थे। तो अंतिम समय तक जब इकरा हसन के पिता मुनव्वर हसन की डेथ हुई थी, तो उस समय भी सुरेंद्र तितावी आखिरी वक्त में भी उसी गाड़ी में बैठे थे। इस गाड़ी के एक्सीडेंट में वो मुनव्वर हसन की डेथ हुई थी। तो बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं। और आप समझिए यहाँ जो आरएलडी से जुड़े हुए जाट हैं या जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए जाट हैं, वो एक नारा दे रहे हैं, और वो नारा यह है कि इकरा तुझसे बैर नहीं और अखिलेश तेरी खैर नहीं। यानी इकरा हसन के खिलाफ जो है वो यहाँ बिल्कुल माहौल नहीं है। इकरा हसन के खिलाफ जो है, आप जाइए, भारतीय जनता पार्टी को वोट देनी है, भारतीय जनता पार्टी को दीजिए। आपको समाजवादी पार्टी को वोट देनी है, समाजवादी पार्टी को दीजिए, कुछ कहिए। लेकिन इकरा हसन के खिलाफ एक शब्द प्रदीप चौधरी नहीं बोल पा रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं और सांसद हैं। तो इसमें कोई दो राय किसी प्रकार की नहीं है कि इकरा हसन जो है उनके खिलाफ जो है वो बातचीत नहीं हो रही है। उनके परिवार के खिलाफ कुछ हो जाती है, कभी कभी कोई एक आध ये कह देते हैं कि सब कुछ इनके परिवार के लोग ही कोई ही है, कि वही लोकसभा उनको लड़ते हैं, वही जिला पंचायत सदस्य बन जाते हैं, वही विधायक बनते हैं। और अब यही भी इस विधान लोकसभा लड़ने आगे, क्या कोई और नहीं है? तो ये जो बात है ये इसलिए दब जा रही है कि कोई और प्रत्याशी ही नहीं है। 3 मुख्यतः प्रत्याशी हैं। एक का नाम है प्रदीप चौधरी, जो भारतीय जनता पार्टी से हैं। दूसरे का नाम है इकरा हसन, जो समाजवादी पार्टी से हैं। तीसरे का नाम है श्रीपाल राणा, जो बहुजन समाज पार्टी से हैं। ये भी एक एडवांटेज हो गया है। देखिए, एक ये नहीं है, आपको देखिए, आप सिर्फ ये नहीं देख सकते हैं कि आपने मुख्यमंत्री बना दिया योगी आदित्यनाथ जी को, भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी की बात कर रहा हूँ। आपने मुख्यमंत्री बना दिया योगी आदित्यनाथ जी को, और आपने मान लिया कि पूरे उत्तर प्रदेश के ठाकुर जो हैं वो हमको इसलिए मिलने लगे हैं क्योंकि योगी आदित्यनाथ जो है मुख्यमंत्री है। तो ये संभावना है नहीं, ये पूरी संभावना नहीं है। बहुत ज़्यादा हद तक ये हो सकता है जब योगी आदित्यनाथ यहाँ प्रचार करने आएंगे तो ये बात कह सकते हैं। हालांकि जाति की बात जो है वो राजनीति में जो है वो बड़ी महत्वपूर्ण होती है। उत्तर प्रदेश, बिहार में तो बड़ी वैल्यू होती है इस चीज़ की, जाति के कॉम्बिनेशन को बनाकर, जाति के समीकरण को बनाकर टिकट दिए जाते हैं। तो है कि श्रीपाल राणा जो है वो बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ थाना भवन से एक विधायक हैं सुरेश राणा, इस समय नहीं है, पहले विधायक थे, 2 बार विधायक रहे थे। पिछली सरकार में गन्या मंत्री भी थे, कैबिनेट मंत्री थे, अभी वो हार गए थे चुनाव। तो वो टिकट मांग रहे थे सहारनपुर लोकसभा से। सहारनपुर लोकसभा में अच्छी तादाद में ठाकुर हैं, तो लगभग 2.25 लाख के आसपास ठाकुर हैं। तो वहाँ राघव लखनपाल शर्मा को प्रत्याशी बनाया गया है। वो आपको याद होगा, एक निर्भय पाल शर्मा
जिनको उनका मर्डर हो गया था, वो राजनाथ सिंह की टक्कर के नेता माने जाते थे। ये कहते थे कि वो मुख्यमंत्री बनने के दावेदार थे, उनके बेटे हैं। और कमलनाथ जो हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, तो कमलनाथ जो है उनके वो उनके बुआ जी, यानी उनके वो साले के बेटे हैं, आप ऐसे कह सकते हैं। कमलनाथ उनकी बुआ जी जो है, फूफा जी उनके हैं। तो कमलनाथ इसलिए उनके रिश्तेदार भी हैं। उनका नाम है राघव निर्वेपाल और राघव लखनपाल, एक्चुअली उनका पूरा नाम है, लेकिन राघव निर्वेपाल भी उनको कहते हैं क्योंकि वो निर्वेपाल उनके फादर का नाम है। तो उनको प्रत्याशी बनाया भारतीय जनता पार्टी ने सहारनपुर से। तो सहारनपुर और कैराना जो है, वो दोनों के नतीजे जो है वो मिलजुल के आने वाले हैं। दोनों की बात जब की जाती है तो मिलजुल के की जाती है। तो सीधे तौर पर इसका इफेक्ट जो है इसका पड़ने वाला है वो कैराना लोकसभा पर भी। तो श्रीपाल राणा जो है, क्योंकि देखिए अभी क्या जुड़ रहा है, अभी मैं एक तार जोड़ रहा हूँ, जिस आप तार को मैं आप जिसको कनेक्टिविटी को मैं आप कनेक्शन करूंगा, तो वो कनेक्शन आपको ये बताएगा क्यों इकरा हसन जो है पिछले 10 दिन की तुलना में, जब से श्रीपाल राणा को बसपा ने प्रत्याशी बनाया है, तो मजबूत हो गई है। 10 दिन पहले हमने इकरा हसन पर जो बातचीत की थी, वो ये बातचीत की थी कि उनका जीतना मुश्किल है, क्योंकि वो अंतर जो है उनका 1 लाख से ज्यादा का उनकी हार का अंतर बन रहा है। और आगे आगे जैसे चुनाव बढ़ेगा तो हम ये देखेंगे कि इकरा हसन उस अंतर को काट सकती है। तो अभी जो परिस्थिति बनी है नई वाली, उसमें इकरा हसन जो है वो 1 लाख के अंतर को कम करने के नजदीक पहुंची है। तो वो ऐसे नजदीक पहुंची है कि श्रीपाल राणा जो है सहारनपुर के रहने वाले हैं, सहारनपुर के नानोता के वो रहने वाले हैं। और श्रीपाल राणा को बसपा ने अपना प्रत्याशी बनाया है। 1.25 लाख के आसपास जो है वो ठाकुर वोट है कैराना लोकसभा में। 2.25 लाख वोट जो है वो है सहारनपुर में। और सहारनपुर से सुरेश राणा को प्रत्याशी बनाने की बात की जा रही थी, नहीं बने। ब्रजेश सिंह जो देवबंद के विधायक हैं, ठाकुर हैं, उनको भी प्रत्याशी बनाए जाने की बात की जा रही थी, वो भी नहीं बने। अंततः वहां प्रत्याशी बने राघव लखनपाल, ठाकुर नहीं बने। इस बात की नाराजगी है, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि ठाकुर प्रत्याशी नहीं बना कैराना में, और ठाकुर प्रत्याशी नहीं बना सहारनपुर में भारतीय जनता पार्टी का। तो दोनों जगह नाराजगी है कि भारतीय जनता पार्टी ने ठाकुर को वहां नेग्लेक्ट किया, नजरअंदाज किया। अब एक तीसरी बात सुन लीजिए। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि मुजफ्फरनगर लोकसभा का एक विधानसभा पड़ती है सरदना, वहां ठाकुर चौबीसी देखिए हमारे यहाँ क्या कहते हैं, चौबीसी होती क्या है? चौबीसी का मतलब होता है कि जहाँ 24 गांव, तो ठाकुर चौबीसी कहलाती हैं। और तो वहाँ 24 गांव ठाकुरों के हैं, और वहां से प्रत्याशी नहीं बनाया गया संगीत सोम को, तो वहां नाराजगी है। और कहा जा रहा है कि मुजफ्फरनगर के जो प्रत्याशी हैं दारा सिंह प्रजापति, उनको संगीत सोम का जो है संरक्षण है, समर्थन है। कुछ गांव में संजीव बालियान जब वोट मांगने के लिए गए तो उनका विरोध भी हुआ। खैर, हमारी घूम फिर के बातचीत आती है इकरा हसन पर, लेकिन इकरा हसन पर बातचीत करने के लिए सहारनपुर और मुजफ्फरनगर को कनेक्ट करना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम बताते हैं कि तीनों लोकसभाओं में ठाकुर जो है वो इसलिए नाराज है कि उनको जो है वोट उनका प्रत्याशी यहाँ नहीं चुना गया। ना तो मेरठ में आया है, ना मुजफ्फरनगर में आया है। मेरठ में आ गया अरुण गोविल, तो ना मेरठ में आया है, ना मुजफ्फरनगर में आया है, ना सहारनपुर में आया है, और ना वो लोकसभा प्रत्याशी जो है कैराना में आया है। तो ठाकुरों के अंदर एक कन्फ्लिक्ट है। कन्फ्लिक्ट होने का क्या नुकसान होगा कि पहला तो ये है कि वो नोटा को चले जाएंगे, वोट नहीं करने की कोशिश करेंगे। और अगर वो वोट नहीं करने की कोशिश करेंगे, मान लीजिए योगी आदित्यनाथ यहाँ के कार्यक्रम करेंगे जैसे कि आ भी रहे हैं, तो वो कुछ ऊर्जा देंगे जरूर, कुछ मोटिवेट करेंगे जरूर, और कुछ को मोटिवेट करेंगे तो हो सकता है 50% उसके बाद वोट डालने चला जाए, लेकिन उसके बाद भी वो वोटिंग परसेंटेज कम रहेगा। कुछ विरोध में वोट कर देंगे अपने नेता को स्थापित करने के लिए। मेरठ में भी एक नेता को स्थापित करना चाहते थे वो, जो रविंद्र राणा सरदना से रविंद्र पुडीर सरदना से पहले विधायक रहे थे, तो उनका देहांत हो गया, तो उनके बेटे को स्थापित करने की कोशिश है। और दूसरी कोशिश ये है कि संगीत सोम को मुजफ्फरनगर से स्थापित किया जाए। वो पहले लोकसभा चुनाव भी लड़े थे संगीत सोम यहाँ से। और तीसरी कोशिश ये है कि सुरेश राणा को वो सहारनपुर में स्थापित किया जाए, ब्रजेश सिंह को भी स्थापित किया जाए। तो ठाकुर नेतृत्व, तो चूंकि वहां जगदीश राणा एक नेता हुआ करते थे, सांसद भी रहे, उनकी हो गई डेथ, तो ठाकुर राजनीति के दृष्टिकोण से देखें तो श्रीपाल राणा को कैराना में बसपा से चुनाव लड़ना एकमात्र प्रत्याशी ठाकुर हैं 4 लोकसभा पर, जो श्रीपाल राणा अकेले लड़ रहे हैं। तो ठाकुर जो है उनको ताकत देने के लिए और उनको नेता स्थापित करने के लिए और एक राजनीतिक संदेश देने के लिए, राजनीति एक्चुअली संदेश का खेल है। वो संदेश का ये खेल है कि आप कोई एहसास कराना पड़ता है। देखिए अभी क्या हो रहा है, यहाँ त्यागी ब्राह्मण कम्युनिटी लगातार जो है अपने अपने प्रत्याशी निर्दलीय खड़े कर रही है। सहारनपुर में करने का विचार है, मुजफ्फरनगर में खड़ा कर दिया है, बिजनौर में खड़ा कर दिया है, मेरठ में भी चर्चा चल रही है। मेरठ में तो वहाँ बसपा ने प्रत्याशी दे दिया है त्यागी। तो उनका कहना यह है कि जिस भी राजनीतिक दल को, राजनीति के मैं आपको यहाँ एक आसान लोग जो समझते हैं आसान थ्योरी बताता हूँ, जिस भी राजनीतिक दल को यह आभास हो जाए कि ये वोट तो हमको मिलना ही है, जैसे मुसलमान मिलना ही है तो अब इसको प्रत्याशी नहीं देना है, जैसे वैश्य समुदाय का मिलना है तो अब इसका प्रत्याशी नहीं देना है, यानी जो नाराज होता है उसको खुश करने की कोशिश की जाती है।
तो नाराज ठाकुर की समझ में ये भी आया है, ठाकुर जो चारों लोकसभा पर टिकट मांग रहा था, चारों लोकसभा पर एक पर भी भारतीय जनता पार्टी ने उनको प्रत्याशी नहीं बनाया है, तो उनकी समझ में ये आया है कि भारतीय जनता पार्टी ने मान लिया है कि चूंकि अब हमको तो हमारे नेता बड़े स्थापित हैं, तो छोटा हमको इस प्रतिनिधित्व यानी विधानसभा का, लोकसभा का प्रतिनिधित्व हमको लोकसभा का प्रतिनिधित्व नहीं देना है, क्योंकि हमने हायर स्केल पर दे दिया है, राज्य की पॉलिटिक्स में दे दिया है, सेंटर की पॉलिटिक्स में इनको नहीं भेजना है। तो इसलिए वो उनमें नाराजगी और वो अपना नेतृत्व को स्थापित कराने के लिए वो भी जद्दोजहद कर रहे हैं। श्रीपाल राणा को इसलिए कैराना से ठाकुरों का समर्थन है, और जैसे ये ठाकुरों का समर्थन श्रीपाल राणा को कैराना में हुआ है, वैसे ही उसका जो है वो इकरा हसन को लाभ हो गया है, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी को जाने वाला वोट था, और अगर वो भारतीय जनता पार्टी को नहीं जा रहा है, या तो वो उदासीन है, इकरा हसन को तो वो वोट नहीं कर रहा है, ये बात बिल्कुल ठीक है, इकरा कहीं कहीं कर सकता है, लेकिन मोस्टली वो इकरा हसन को वोट नहीं कर रहा है, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी को भी वोट नहीं कर रहा है, वो अपने प्रत्याशी को वोट कर रहा है। समाजवादी पार्टी को नहीं वोट कर रहा है, वो अपने प्रत्याशी को वोट कर रहा है, जाति का आधार पर वोट कर रहा है, लेकिन वो वोट भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की ही कम हो रही है। एक तो ये एडवांटेज है। दूसरा एडवांटेज ये है कि देखिए, वो बात जिसका डर था भारतीय जनता पार्टी के लोगों की कहीं ये होना जाए, वो चल गई है, और वो ये चल गई है कि चौहान खाप और कलशान खाप जो उनके बीच में जो है, वो ये बात चल गई है कि इकरा जो है वो हमारी बेटी है। क्योंकि 200 साल पहले इनके पूर्वज जो है हिंदू ही थे, और बाद में इन्होंने धर्म बदल के मुसलमान चूंकि हो गए थे, और कलशान खाप से आते हैं। बाबू हुकम सिंह यही परिवार के हैं। मृगांगा सिंह जो है बुआ लगती है इकरा हसन की, मनोहर हसन के दादा लगते थे हुकम सिंह, और वीरेंद्र सिंह जसाला जो एमएलसी भी हैं, जिनके बेटे मनीष चौहान टिकट मांग रहे थे, उनको नहीं दिया। तो वीरेंद्र सिंह कहेंगे साहब देखिए, मैं तो कोशिश कर रहा हूँ वोट देने की, लेकिन जब समाज जो है वो इकरा हसन को बेटी कह के पसंद कर रहा है, तो मैं कहाँ तक रोकूं। और बहुत तो ये भी एक चेंज आ गया है। तो कुल मिलाकर के ऐसे समीकरण बन गए हैं जो इकरा हसन के लिए मुफीद है। और 10 दिन पहले जो स्थिति थी, जिसमें हमें बताया था कि बहुत मुश्किल है इकरा हसन के लिए चुनाव जीतना, 10 दिन बाद वो स्थिति जो है थोड़ी सी बेहतर हुई है इकरा हसन की। फिर यूथ उनकी तरफ चला गया, विरोध कोई नहीं कर रहा है इकरा हसन का। और तीसरा जो मोस्ट इंपोर्टेंट बात हुई है, वो ये हुई है कि गंगो और नकुड़ में इकरा हसन के पक्ष में जो है वो माहौल बन रहा है, और वहां पर भी जो है वो एकजुटता दिखाई दे रही है। और इकरा हसन ने भी वही काम करना शुरू कर दिया जो इमरान मसूद सहारनपुर में कर रहे हैं। वो दलितों के बीच जा रही है, संविधान और लोकतंत्र बचाने की गुहार लगा रही है। इसके अलावा जाट जयंत चौधरी के डिसीजन से कैराना लोकसभा में 70% तो उनके कहने से वोट कर सकता है, लेकिन 30% उनमें एलम ब्लॉक में इकरा हसन को उसका समर्थन कर रहा है, इकरा हसन को जा रहा है। एक और इम्पोर्टेंट बात है, देखिए हरिंदर मलिक जो है वो समाजवादी पार्टी से मुजफ्फरनगर के प्रत्याशी हैं, और वो उनके लगभग 30 से 40 हजार वोट मलिक, जिस खाप से वो आते हैं, जो जाटों की खाप है मलिक, तो उनके 30 से 40 हजार वोट जो हैं वो कैराना लोकसभा में पड़ते हैं। तो इकरा हसन जो है, उनके कई फोटो वो हरिंदर मलिक के साथ आए हैं, और ये कोशिश भी की जा रही है, इकरा हसन ये प्रयास भी कर रहे हैं कि हरिंदर मलिक जो है, जब अखिलेश यादव कैराना में कोई कार्यक्रम करने आए, तो उस मंच पर हरिंदर मलिक भी हो, और वो मलिक समाज के लोगों से ये अपील कर लें कि इनके समाज के लोग यानी मुस्लिम कम्युनिटी के लोग 100% मुझे वोट देके मुजफ्फरनगर में जिता रहे हैं, तो आप जो है थोड़ा प्रयास करके इकरा हसन को, बेटी आपकी है, इसको जिता दें, तो फिर चुनाव बदलने की स्थिति में भी आ सकता है। कुल मिलाकर के पहले का जो हम 7 दिन बाद पुनः इसलिए आप एनालिसिस देते हैं क्योंकि 7 दिन बाद में चुनाव सिनेरियो बदल चुका होता है। तो हमने जो इससे पहले वाला 7 दिन पहले वाला इकरा हसन का चुनाव का आपको विश्लेषण दिया था, उसकी तुलना में आज हम कह रहे हैं कि आज इकरा हसन का चुनाव जो है वो आगे है, और इकरा हसन के चुनाव का जो अंतर है वो 50,000 के आसपास सिमट के आ गया है। थोड़ा और बढ़ती है इकरा हसन तो नजदीक चले जाएंगे और चुनाव जीत भी सकती है। बहुत धन्यवाद आपका। मेरा नाम है आस मोहम्मद। का प्रतिक्रिया में जरूर दिया कीजिए।